नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी ओमिर सिंह। हम बात कर रहे हैं आज व्याख्याता भर्ती की और व्याख्याता भर्ती में आने वाले मैथ्स की। और उस मैथ्स में लगभग टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा क्षेत्रमिति। क्या बचा हुआ है? क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल। क्षेत्रमिति के अंदर अपन पढ़ेंगे कुछ वस्तुओं के क्षेत्रफल और कुछ वस्तुओं के आयतन। तो हमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्षेत्रमिति का मतलब है क्या, कि उसके अंदर आने वाला कौन सा फील्ड होगा और कौन सा नहीं होगा। ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी जिसमें क्षेत्रमिति के अंदर सबसे पहले अपने पास में कि मेंसुरेशन में कुल मिला के 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है घन, दूसरा है घनाभ, और तीसरा है अपने पास में बेलन, और चौथा अपने पास में शंख, और पांचवा अपने पास में है गोला और अर्धगोला दोनों ही। घन का मतलब क्यूब, घनाभ का मतलब क्यूबॉइड या क्यूबिक, और बेलन का मतलब सिलेंडर, और शंकु का मतलब कोन, और गोला का मतलब स्फेयर। गोला का मतलब स्फेयर। अब यहां से हम सबसे इसमें फर्स्ट शुरुआत करेंगे हम घन से, कि घन क्या है। तो घन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कि घन किससे बनता है, घन कैसा होता है। तो घन अपने पास में यदि कोई वर्गाकार वस्तुओं को मिलाकर के और कोई भी एक बंद बॉक्स बनाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। कि यदि कोई भी वर्गाकार वर्ग है और वर्ग के सभी को यदि मिलाया जाए, वर्ग के सभी को मिलाया जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? घन कहेंगे। उसके अंदर वर्ग की कितने फलक होंगे? तो 6 फलक होंगे। कितने फलक होंगे? 6। 6 फलक की यदि हम बात करें कि सबसे पहला अपना टॉपिक रखते हैं घन। घन क्या है? कि किसी भी वर्गाकार 6 फलक, वर्ग आकार के यदि 6 फलक से बने हुई बंद आकृति एक तरह से, तो अपने पास में क्या बनेगा? घन बनेगा। इस प्रकार का आपने डायग्राम देखे होंगे कि ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे का आप आयतन निकाल सकते हैं। इसमें कुल कितने फलक हैं? तो यहां से यदि हम बात करें कि यदि कोई भी वर्गाकार अपने पास में फलक है और उन फलकों को यदि हम मिलाएं, तो अपने पास में क्या बनता है? कि घन बनेगा। घन की यदि मैं बात करूं कि कोई वर्गाकार कमरा हो सकता है, वर्गाकार कमरा हो सकता है, कोई भी वर्गाकार बॉक्स हो सकता है, कोई भी अपने पास में वर्गाकार पासा हो सकता है। इस प्रकार से अपने पास में वर्ग की आकृति के सभी साइज सेम हो और उसमें 6 फलक हो, तो वो सभी अपने पास में क्या हो सकते हैं? घन हो सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि सबसे अच्छा एग्जांपल यदि हम समझें, तो अपने पास में एक कमरा होता है। कि यदि कमरे की हम बात करें, सबसे पहले कि घन के अंदर कितने फलक होते हैं? घन के अंदर फलक कितने होते हैं? सबसे पहले कि घन में फलक कितने होते हैं। फलक की हम बात करें तो घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में फलक होते हैं 6। फलक कौन कौन से? फर्श, छत, इधर वाली दीवार, और ये वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, और सामने वाली दीवार। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी कमरे में बैठे हैं, तो उसके अंदर उसकी सभी साइड की जो चारों दीवारें, एक फर्श और एक छत, अपने पास में क्या होगा? एक फर्श और एक छत। ये सभी के सभी 6 क्या है अपने पास में? 6 क्या है अपने पास में? फलक है। सभी के सभी 6 क्या है? फलक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें फलकों के अंदर सभी की भुजा की लंबाई अपने पास में क्या रहती है? बराबर रहती है।
सभी वर्गों की तरह होता है, इस वजह से इस घन के अंदर सभी जो है ये बराबर होंगी, सभी भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगी। हम बात करें कि इसमें किनारे कितने हो, तो किनारों की यदि हम बात करें तो हम प्रत्येक सतह में कि नीचे अपने पास में 4 किनारे हैं, ऊपर वाले फलक में 4 किनारे हैं, 8 किनारे हो गए। इसी प्रकार से चारों जो कॉर्नर मिल रहे हैं इनके ऊपर बनने वाले जो अपने पास में लाइन है, तो उन लाइनों सहित अपने पास में टोटल कितनी लाइनें होंगी, 12 लाइन। किनारे या भुजाएं कितनी होंगी, 12 होंगी। किनारे कितने होंगे, 12, फलक कितने होंगे, 6। अब हम बात करते हैं कोने कि कोने कितने होंगे, तो कोने जो हैं वो हम बात करें कि प्रत्येक कमरे के अंदर, प्रत्येक कमरे के अंदर कितने कोने होते हैं, तो प्रत्येक कमरे में कितने कोने होते हैं, 8। प्रत्येक कमरे में कितने होते हैं, 8। कि एक घन आकार की यदि कोई वस्तु है तो उसमें फलक तो कितने होंगे, 6, किनारे कितने होंगे, 12, कोने कितने होंगे, 8। तो यदि हम बात करें कि फलक कितने हैं, 6, किनारे कितने हैं, 12, कोने कितने हैं, 8। अब यहां से हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रेट के अंदर कि इसमें विकर्ण हो जाता है। विकर्ण का मतलब कि यदि किसी घन आकार की कोई वस्तु के ऐसे कोणे या सम्मुख शीर्ष ऐसा जिसको मिलाने से सबसे बड़ी भुजा प्राप्त होती है, जिसको मिलाने से सबसे बड़ी भुजा प्राप्त होती है। अब इस कमरे में सबसे बड़ी यदि हम बात करेंगे कमरे में है, तो इस कमरे के अंदर सबसे बड़ी भुजा जो है, तो वो मान लीजिए अपने पास में इधर का लास्ट वाला अपने पास में मान लीजिए नीचे का बिंदु, और उधर वाला जो है फलक का उसका ऊपर वाला बिंदु को मिलाएं, तो उसमें कमरे में सबसे लंबी छड़ या फिर कोई रोड या फिर अपने पास में कोई बांस, इस प्रकार की यदि हमें छड़ी रखनी है तो वो कैसे रखी जाएगी, वो रखी जाएगी अपने पास में, कैसे रखी जाएगी, अपने को विकर्ण के रूप में रखी जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण। अब हम मुख्यतः बात करते हैं, तो इसमें मुख्य जो विकर्ण है, मुख्य जो विकर्ण है वो केवल घन में 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। अब यदि हम बात करें कि काफी बार होता है कि सर इसमें शीर्ष से शीर्ष सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वह भुजा अपने पास में विकर्ण कहलाती है। हम बात करें कि प्रत्येक फलक में 2 होते हैं, प्रत्येक फलक में कितने होते हैं, 2। तो इसके अलावा हमारे पास में फलक विकर्ण होते हैं 12। फलक विकर्ण कितने होते हैं, 12। अब यदि हम बात करें कि कुल विकर्ण कितने होंगे, तो कुल विकर्ण एक घन में 16 होते हैं। कुल विकर्ण कितने होते हैं, 16। परंतु ध्यान रहे कि मुख्यतः घन में कितने विकर्ण आते हैं, 4 ही विकर्ण को मुख्य माना जाता है। मैं कहने का अर्थ यह है कि विकर्ण में किसको मानते हैं कि किसी भी बॉक्स में ऐसी भुजाएं सम्मुख किनारों पर मिलाने पे जो सबसे बड़ी प्राप्त होती है। तो मुख्यतः घन और घनाभ दोनों में मुख्य विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। और बेसिक के सहित फलक वालों को शामिल करें तो कुल विकर्ण कितने होते हैं, 16 शामिल माने जाते हैं। कुल कितने माने जाते हैं, 16 माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि घन का एक सतह का क्षेत्रफल, घन के एक सतह का क्षेत्रफल, घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि घन की भुजा है, भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल एक पृष्ठ का हो, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। कि घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अपने पास में दूसरे की हम बात करें, दूसरा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अपने पास में कि घन में कितने फलक होते हैं, 6, और 6 फलकों का, 6 फलकों का क्या हो जाएगा, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब यदि हम बात करें घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या हो जाएगा,
भुजा गुणा √3 या √3 गुणा भुजा। फिर हम बात करें घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब। अब ये यहां से बेसिक से 4 ही सूत्र हैं जिनमें भुजा की जगह सभी में सेम है, तो भुजा को ए मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a², ये हो जाएगा √3a, और ये हो जाएगा ए का क्यूब। कि यदि हमारे पास में, कि हम बात कर रहे थे कि एक घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो अपने पास में 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का आयतन तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा के क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा के क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा के क्यूब। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? भुजा गुणा √3। भुजा गुणा √3। ये बेसिक बेसिक लगभग आज तक आरपीएससी में इनसे बेसिक ही फॉर्मूलों से के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि एक पृष्ठ की बात कर रहा है तो वो एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो 6 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। विकर्ण की बात कर रहा है तो √3 गुणा भुजा हो जाएगा। आयतन की बात कर रहा है तो 6 गुणा ए की क्यूब हो जाएगी। ये अपने पास में बेसिक बेसिक क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। लगभग आरपीएससी में डायरेक्ट भी इन फॉर्मूलों से पूछा गया है। यदि हम बात करें, यदि हम बात करें कि अपने पास में, यदि हम बात करें कि अपने पास में इस क्वेश्चन में कि घन में से कैसा क्वेश्चन आएगा, तो इन सभी क्वेश्चनों की एक बार थोड़ी क्लियर करते हैं। उसके बाद में प्रत्येक जिस प्रकार से जो आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। अब हम बात करते हैं घन के जैसा ही सेम अपने पास में क्या है? घनाभ। घन के जैसा ही सेम क्या है? घनाभ। अब हम घनाभ की यदि बात करें कि घनाभ वही अपने पास में इसमें क्या है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग मिलती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या मिलती है? अलग अलग। इसमें एक तो होती है लंबाई, कितनी विमा होती है? 3। एक होती है चौड़ाई, एक होती है ऊंचाई। तो अपने पास में कितनी विमा होती है? अपने पास में कितनी विमा होती है? 3। कि घनाभ में कितनी विमा होती है? तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहां से यदि अपने पास में तीनों सेम हो जाए, तो यदि लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर हो जाए तो समान होने पर वो अपने पास में क्या बनेगा? घन बनेगा। वो क्या बन जाएगा? घन। कि घन की प्रत्येक भुजा अपने पास में क्या होती है? समान होती है, परंतु घनाभ की भुजाएं लगभग से क्या होती हैं? अलग अलग। लगभग क्या होती हैं? अलग अलग। अब कि घन के अंदर फलक कितने होते हैं? घन में फलक कितने होते हैं? दूसरा, किनारे कितने होते हैं? और तीसरे की हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर कोने कितने होते हैं? तो जितने घन में थे उतने घनाभ में होते। कि घनाभ में भी फलक कितने होंगे? 6। किनारे कितने होंगे? तो किनारे अपने पास में कितने हो जाएंगे? तो किनारे होंगे अपने पास में 12। कोने कितने होते हैं? 8। तो सेम है घन और घनाभ में। फर्क क्या रहेगा कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जबकि घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग। सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग। अब हम बात करें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये अपने पास में क्या होता है? दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। कि यदि हम इसकी बात करें तो ये अपने पास में घनाभ में, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। 6 के 6 पृष्ठों में से कि 2 क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब कि जितनी फर्श होगी उतनी ही अपने पास में छत होगी, जितनी ये वाली दीवार होगी उतनी ही उसके सामने वाली दीवार।
जितनी अपने पास में इधर वाली दीवार होगी सामने वाली, उतनी अपने पीछे वाली दीवार। तो इसलिए सभी एक एक का निकाल के तीनों दीवारों को जोड़ के, फर्श को, इस दीवार को और इस दीवार को, और उसको कितने से गुणा कर दिया, 2 से। तो कितने फलक हो गए, 6। अब ये फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या एल एच। ये अपने पास में क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। काफी बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किनका करें, 4 दीवारों का। तो आप यहां तक करें, आप कहां तक कर लें, यहां तक करें। अब वहां समस्या आती है कि अपने पास में 4 दीवार की बात कर रहे हैं, तो अपने पास में 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में क्या आता है, ऊंचाई। इसका अर्थ है कि आप चारों दीवारों का यदि याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। कि कैसे, कि मेरे सामने वाली दीवार है, उसमें एक तो लंबाई है और एक ऊंचाई है। तो लंबाई को यदि ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो इस दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा, जितना कि सामने वाली का होगा। दूसरी वाली दीवार है, उसमें क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई, इन दोनों का गुणा कर दिया। अब दोनों दीवार अपने पास में 2 2 थी, तो मैंने क्या लगा दिया, बाहर 2 लगा दिया। अब यहां से अपने पास में यदि बात करें, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों में से क्या कॉमन था, ऊंचाई, तो ऊंचाई को बाहर ही गुणा कर दिया। ये हो गया 4 दीवार का। कितने दीवार का हो गया, 4 दीवार का। काफी बार क्वेश्चन आता है कि कोई एक संदूक है और वो संदूक है ढक्कन रहित है, कि उसके ढक्कन नहीं है, तो अपने पास में ये कितने फलक हैं, 6। कितने फलक हैं, 6। ढक्कन नहीं है इसका मतलब छत नहीं है, ढक्कन नहीं इसका मतलब छत नहीं है, और छत नहीं है तो 6 का जो ज्ञात कर रखा उसमें से एक माइनस कर। कौन सा, छत वाला। छत पे क्या है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई उसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसके लिए यदि हम बात करें कि बेसिक सी बात है कि अपने को 5 फलक का याद करना था, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से एक फलक घटा देंगे, या फिर 4 दीवारों में से एक फलक जोड़ देंगे, 4 दीवारों में से एक फलक जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन था घनाभ में। घनाभ में आ गया था घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ में विकर्ण क्या होता है कि सभी भुजाओं का वर्गों का योग होता है विकर्ण। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कि यदि अपने पास में हम बात करें कि घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का जो विकर्ण है वो अपने पास में, घनाभ का जो विकर्ण है वो अपने पास में क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये अपने पास में क्या हो जाता है, घनाभ का विकर्ण। अब हम बात करें कि घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन की बात करें, जितनी विमा होती है उन सभी का गुणन होता है। तो घनाभ की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ये तीनों अपने पास में होते हैं। तो ये था अपने पास में घनाभ। घनाभ से भी लगभग यहां से अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सभी मैं करवाऊंगा, अभी इनकी प्रैक्टिस भी रहेगी। तो ये बेसिक बेसिक आप डायरेक्ट इनकी थोड़ी याद करनी है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो तीनों विमाओं का गुणा होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो तीनों विमाओं का वर्ग का योग और उसका वर्गमूल होता है। तीनों विमाओं का वर्ग और उनका योग का रूट होता है। अब हम बात करें कि अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक था बेलन या सिलन। बेलन या सिलन। अब बेलन कैसा होता है कि ये अपने पास में कोई बेलन है, ये अपने पास में कोई बेलन है। इस बेलन के समझने के लिए कि अपने पास में कोई पाइप है, वो अंदर से भरा हुआ है, तो उसके ऊपर नीचे वाले हिस्से में एक वर्त बनेगा, ऊपर वाले हिस्से में एक वर्त बनेगा। तो यहां से हम यदि बात करें कि ये यहां से और ये यहां से, कि इसके बीच में क्या आता है, आयत आती है, बीच में क्या आता है, आयत, और ऊपर एक वर्त है, नीचे एक वर्त है। यदि हम बात करें कि ये यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई,
यहां से यहां तक क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, कि ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई, ये यहां से अपने पास में इधर क्या है आर, ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। अब यहां भी बेलन की क्या हो जाएगी ये त्रिज्या। अब यहां देखेंगे बेलन का आधार क्या होता है, बेलन का आधार, बेलन का आधार ध्यान दें कि बेलन का आधार अपने पास में वर्त होता है। बेलन का आधार क्या होता है वर्त, बेलन का आधार क्या होता है वर्त। अब वर्त का क्षेत्रफल जो होगा वही बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा, तो वो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वर्त की परिधि, वर्त की परिधि 2 पाई आर, वर्त की परिधि 2 पाई आर। पाई का मान, तो पाई का मान 22/7 या फिर 3.14, या फिर 3.14, कि पाई का मान या तो 22/7 लेना है, और यदि क्वेश्चन में बोला गया तो 3.14 लेना है। अब बेलन का आधार, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि बेलन का आधार या पेंदे का क्षेत्रफल होता है वो वर्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये अपने पास में था 2 पाई आर एच, कि वर्त की परिधि को ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ को कर्वड सरफेस एरिया, तो अपने पास में सी एस ए भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सी एस ए, सी का मतलब कर्वड सरफेस एरिया, कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपने पास में 2 पाई आर एच। फिर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। ये हो गया अपने पास में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर यहां बेलन की त्रिज्या है, एच यहां बेलन की ऊंचाई है, पाई अपने पास में पाई का मान 2 पाई आर एच। अब हम बात करते हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है कि वर्त का क्षेत्रफल को यदि ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए, वर्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यदि इसको एच से गुणा कर दिया जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेलन का आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेलन का आयतन। यदि खोखला है तो उसमें से बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घट जाएगी, बाकी सेम रहेगा, बाकी वाला सेम रहेगा। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट की, कि बेलन के बाद में अपने पास में जो बचा है वो टॉपिक एक और बचा है शंकु, और शंकु के बाद में गोला। शंकु, शंकु क्या है, तो शंकु सभी ने शंकु आकार की खूब सी वस्तुएं खाई भी होंगी, चीज जिसमें कौन लिखा हुआ है, इससे आप समझ गए होंगे कि गर्मियों के समय में हम कौन खूब खाते हैं, आइसक्रीम आती है, और वैसा ही उसी आकार की वस्तु को हम क्या कहेंगे शंकु कहेंगे। या बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी के बार जिसका बर्थडे दोस्त का होता है उसको जोकर बना देते हैं, उसके लिए कैप आती है, और वो जो कैप आती है उस कैप को जोकर वाली टोपी होती है, उस टोपी को किस आकार की होती है, वो इस आकार की होती है, और इसके अंदर से एक धागा आता है ऐसा। तो ये इसकी क्या है शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की क्या है ऊंचाई। अब यदि हम बात करें कि यहां अपने पास में दो ऊंचाई होंगी, यहां यदि हम बात करें तो अपने पास में दो ऊंचाई होंगी, कौन कौन सी, एक तिर्यक ऊंचाई और एक ऊंचाई। एक तो होता है अपने पास में तिर्यक ऊंचाई, और एक अपने पास में होती है ऊंचाई। अब ये तिरछी है इस वजह से इसका नाम दिया जाता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई।
कि ये दो प्रकार के अपने मैंने पास में आपके पास में है कि जो सीधी इस छोटे से बीच के बीच नीचे की तरफ आ रही है वो तो अपने पास में ऊंचाई, और जो अपने पास में ये इस प्रकार से तिरछी है ये अपने पास में क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई को एल से, तिर्यक ऊंचाई को एल से। अब यदि हम बात करें कि इसके अंदर कि ये अपने पास में कोई बड़ा सा चित्र बना देता हूं मैं, ये वाली ऊंचाई तो हो गई एच, ये हो गई शंकु की त्रिज्या, ये शंकु का आधार का व्यास, अब ये हो गई त्रिज्या आर, ये ऊंचाई को मान लेता हूं एच, इसको तिर्यक ऊंचाई को कर दिया। अब ये तिर्यक ऊंचाई के अलावा ये जो है अपने पास में 90 डिग्री कोण बनाता है कि त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो यहां से ये जो वाली भुजा है ये कर्ण कहलाती है कि इसमें कौन सी पर में है, अपने पास में पाइथागोरस पर में। कौन सी पर में है, पाइथागोरस पर में। तो यहां से तिर्यक ऊंचाई की कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से शंकु की तिर्यक ऊंचाई इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर ये लिख लेंगे कि एल स्क्वायर हटाए तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। यहां से यदि हम बात करें कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल की यदि बात करें तो अपने पास में क्या होगा, इसकी शंकु का आधार का क्षेत्रफल, तो वही अपने पास में वर्ग का क्षेत्रफल होगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल है तो उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, एल बराबर क्या लिखा था अभी, एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर हम बात करेंगे कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर हम बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। आर यहां शंकु की त्रिज्या है, एल यहां शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। एल यहां क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर कोष्टक आर प्लस। फिर हम बात करते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। कि बेलन का आयतन में 3 का भाग दिया जाए तो अपने पास में क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। एच क्या है, शंकु की ऊंचाई, आर क्या है, शंकु की त्रिज्या, और ये अपने पास में होगा शंकु का आयतन। अब यदि हम बात करें, काफी बार होता है कि यदि समान ऊंचाई का शंकु और समान त्रिज्या है और समान ही ऊंचाई का बेलन और समान ही त्रिज्या का, कि एक शंकु तथा बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या समान है तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन से कितना गुना होगा, तो शंकु के आयतन से 3 गुना होता है। शंकु के आयतन से 3 गुना होता है। कि यदि हम बात करें कि एक बेलन है और उस बेलन में जितना अपने पास में वो आयतन आएगा उसी प्रकार से शंकु कितने बनेंगे, 3 शंकु बन सकते हैं। कि जितना शंकु का आयतन होगा, एक शंकु लेना है जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि वहां अपन एक शंकु को किसी भी पानी का भर के देख सकते हैं और बेलन के अंदर यदि सेम ऊंचाई और सेम त्रिज्या का है उस बेलन में डालेंगे तो वो शंकु पूर्ण तरह से 3 शंकु के अंदर वो बेलन भर जाएगा।
तो इस वजह से कि समान त्रिज्या व ऊंचाई के बेलन, समान त्रिज्या व ऊंचाई के बेलन का आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना, शंकु के आयतन से 3 गुना होता है, शंकु के आयतन से 3 गुना होता है। अब हम बात करें लास्ट कि ये अपने पास में, ये अपने पास में कि यदि अर्धगोला, सेमी स्फेयर, अर्धगोला, अर्धगोले की यदि हम बात करें इस प्रकार से कोई अपने पास में अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या है मान लीजिए अपने पास में, वो है अपने पास में आर। तो सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। फिर आता है अर्धगोले का अर्ध अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, क्या हो जाएगा? 3πr²। ध्यान रहे कि हमेशा अर्धगोले का क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता है। फिर लास्ट अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? πr³। 4/3 गोले का, तो इसका आधा होता है 2/3। ये अपने पास में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा होता है, इसका मतलब वो होगा 4πr²। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 2πr²। ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 2πr²। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 3πr²। ये क्या हो जाएगा? 3πr²। अर्धगोले का आयतन संपूर्ण गोले का आयतन का आधा होगा, तो संपूर्ण गोले का आयतन बनेगा 4/3πr³। तो ध्यान रहे कि क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है और आयतन में क्या आता है? क्यूब आता है। आयतन में क्या आएगा? क्यूब। अब हम बात करें कि नेक्स्ट कि अपने पास में है लास्ट गोला। अब सबसे पहले कि गोला जो है वो अनेक वर्तों का समुच्चय, अनेक वर्तों का क्या होता है कि समुच्चय, कि ये अपने पास में अनेक वर्तों का समुच्चय। तो सबसे पहले हम बात करें कि ध्यान रहे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, कभी भी वक्र पृष्ठ नहीं होता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था उसका दुगना होता है, तो 4πr²। फिर हम बात करें कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3πr²। कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो यहां से ये दो ही हैं, गोले का क्षेत्रफल और गोले का आयतन। क्योंकि गोला कभी भी आधा, यदि बात करें वक्र पृष्ठ नहीं होगा, आधा तो हो सकता है। अब यहां से अपने पास में ये था कि गोले का आयतन, तो ये भी काफी बार लगभग आरपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं तो इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों से लगभग रिपीट हुए हैं, कि इसी प्रकार के सभी यदि हम जो पढ़े हैं कि गोला था तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन,
ये दो सूत्र याद करने हैं। तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या था, 4πr², और गोले का आयतन क्या था, 4/3πr³। फिर हम बात करें अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr², संपूर्ण पृष्ठ तो 3πr²। फिर यदि अर्धगोले का आयतन तो 2/3πr³। फिर हम बात करें शंकु का आयतन। शंकु का सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर का रूट होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये होता है अपने पास में πr कोष्टक r+l। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बेलन का आयतन बटा 3, बेलन का आयतन πr²h/3 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट शंकु, शंकु अपने पास में क्या है कि शंकु इस प्रकार से जोकर की टोपी होती है, ये वाली ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है और ये वाली ऊंचाई अपने पास में ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई का निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम में से। फिर अपने पास में बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है वर्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। फिर बेलन, ये बेलन होता है अपने पास में, ये बेलन की क्या है, ऊंचाई, ये बेलन की क्या है, ऊंचाई। बेलन की त्रिज्या क्या है, r, तो वर्त की त्रिज्या, वर्त की परिधि 2πr, वर्त का क्षेत्रफल πr², जो क्या होता है बेलन का आधार का क्षेत्रफल या फिर अपने पास में शीर्ष का क्षेत्रफल। फिर आता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या दे रखा है अपने पास में, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा परिधि गुणा ऊंचाई, और यदि क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया तो अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में बेलन का आयतन। यदि वर्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया तो बेलन का आयतन, और यदि वर्त की परिधि को अपन ने ऊंचाई से गुणा कर दिया तो अपने पास में क्या आएगा, अपने पास क्या जाएगा, वर्त की परिधि को गुणा कर दिया तो क्या आएगी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये अपने पास में था बेलन। इससे पहले घनाभ का विकर्ण, तीनों भुजाओं का वर्ग और वर्गों का योग, और उसका यदि वर्गमूल निकाल दिया जाए, रूट कर दिया जाए, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण। फिर आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन की यदि हम बात करें तो घनाभ का आयतन होता है जितनी विमाएं दे रखी हैं तीनों, उन तीनों विमाओं का गुणनफल। फिर था कि घनाभ का, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सॉरी घनाभ रहेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, यदि वैसे ऑल टाइम की ट्रिक थी कि लखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो लयो, ये भी एक ट्रिक थी याद करने की कि लखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो लयो। तो ये अपने पास में 6 फलक हैं, 6 फलक का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ रखा है। सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यदि 4 की यदि बात करें कि 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसमें ध्यान रहे ये 2 दीवार इधर वाली, 2 दीवार इधर वाली, दोनों में लंबाई और ऊंचाई होगी, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो ये अपने पास में 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल। यदि 5 की बात करें तो मैंने बताया कि इसमें से सीधा एक फलक घटा सकते हैं, छत नहीं है तो लंबाई गुणा चौड़ाई घटा दो, फर्श नहीं है तो उसमें से लंबाई गुणा चौड़ाई घटा दो। तो ये अपने पास में 5 फलक का था। फिर हम बात कर रहे थे घनाभ की, कि घनाभ में 3 विमा होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यदि ये तीनों बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, ये घन, वो क्या बन जाएगा, घन। इसका मतलब सभी घन घनाभ होते हैं, सभी घन घन घनाभ हो सकते हैं, परंतु सभी घनाभ घन नहीं हो सकते। कि सभी घन जो हैं वो घनाभ हो सकते हैं, परंतु सभी घनाभ क्या नहीं हो सकते, घन नहीं हो सकते। सभी घनाभ क्या नहीं हो सकते, घन नहीं हो सकते। हम बढ़ रहे थे कि घन जो है, कि घन के अंदर फलक कितने थे, 6 फलक कितने थे, 6, किनारे कितने थे, 12, कोने कितने थे, 8। ये सभी मैंने आज के टॉपिक में किया है। अब हम नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट यदि हम बात करें कि अपने पास में
इसके कोई क्वेश्चन है जो जिस टाइप से आरपीएससी ने आज तक पूछे गए हैं वैसा एक क्वेश्चन है अपने पास में छोटा। क्वेश्चन है एक घनाभ आकार, घन आकार, क्वेश्चन है एक घनाकार कमरे का माप की माप 20 मीटर, 20 मीटर है। तो इसमें तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह क्वेश्चन था कि एक घनाकार कमरे की माप दे रखी है अपने को 20 मीटर, कितनी दे रखी है 20 मीटर। इसमें रखे जाने वाला सबसे लंबा बांस की लंबाई क्या हो सकती है कि एक कमरा है और जिसकी भुजा दे रखी है अपने को 20 मीटर। तो घन की भुजा, घन की भुजा, भुजा कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक घन की भुजा जो है वो अपने पास में 20 मीटर है, वो अपने पास में 20 मीटर है, घन की भुजा 20 मीटर। और घन का विकर्ण ज्ञात करना है क्योंकि इस कमरे में सबसे लंबी बांस कैसे रखा जा सकता है, तो घन का विकर्ण। तो क्या ज्ञात करेंगे हम, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √3 भुजा, √3 भुजा। अब √3 गुणा भुजा का मान 20, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 20√3 मीटर। यदि √3 का मान दे रखा है तो ठीक है, यदि नहीं दे रखा तो आप ऑप्शन से चेक करें। इस √3 का मान होता है 1.732 लगभग, इसको यदि हम गुणा करें तो ये आएगा। तो ये था अपने पास में घन का विकल्प, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लगभग क्षेत्र मिति के अंदर से जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं आरपीएससी ने आज तक लगभग नॉर्मल ही क्वेश्चन है, और वो सभी क्वेश्चन आरबीएससी की 9th और 10th की बुक से आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन उठा, सेम एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन उठा रखा है। ये क्वेश्चन 9th क्लास में है और 10th में भी है ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन चेंज इसमें। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ का माप, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक घनाभ की माप 20 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 8 मीटर है। तो इसमें इसमें 4 मीटर माप के, 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले, जा सकने वाले
डिब्बों की संख्या बताओ। संख्या बताओ। कि आपको एक घनाभ दे रखा है और इसमें 4 मीटर माप का है। ये आपको क्या दे रखा है, एक घनाभ दे रखा है और इस घनाभ में आपको क्या दे रखा है कि इस घनाभ का आयतन ज्ञात करो। ज्ञात करने के बाद में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हुए हैं कि घनाभ से कितने घन बन सकते हैं, या फिर शंकु से कितने बेलन बन सकते हैं, या कोई गोला बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रहे कि यदि किसी भी वस्तु से पिघलाकर जोड़ करके यदि कोई चीज बढ़ाई जा रही है, वहां आपको उस वस्तु का दोनों का ही आयतन ज्ञात करना है। दोनों का क्या करना है, आयतन। तो सबसे पहले घनाभ से क्या बनाया जा रहा है, घन बनाए जा रहे हैं, और उस डब्बे का माप कितना है, 4 मीटर। तो यहां से आपको सबसे पहले घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो घनाभ का आयतन यदि हम ज्ञात करें, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 20 × 10 × 8। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 20 × 10 × 8। ये अपने पास में कितना हो गया, अपने पास में 1600। कि इसका आयतन कितना आ गया, 1600। अब ये अपने पास में घनाभ का आयतन आ गया। अब इस 1600 मीटर क्यूब वाले आयतन से अपने को 4 मीटर क्यूब वाले कितने बना सकते हैं। तो डिब्बे की संख्या क्या आ जाएगी, पहले डिब्बे का आयतन ज्ञात कर दो। तो डिब्बे का आयतन, तो डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, डिब्बा है घन आकार का, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। अब भुजा की क्यूब यदि हम बात करें तो इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 4 मीटर। तो 4 मीटर की यदि हम बात करें तो ये अपने पास में आ गया 64 मीटर क्यूब। अब आपने क्या पूछा था कि इस घनाभ से कितने डिब्बे बन सकते हैं। तो आप इसका भाग कर दो, तो डिब्बों की क्या आ जाएगी, संख्या। तो डिब्बे की संख्या क्या हो जाएगी, डिब्बों की संख्या, घन का घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन 1600 बटे डिब्बे का आयतन, तो डिब्बे का आयतन कितना है, 64। अब यदि हम इसको करें तो अपने पास में ये इससे कट हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 × 4 = 64। तो अपने पास में कितने डिब्बे आ जाएंगे, 25। तो कितने डिब्बे आ जाएंगे, 25 डिब्बे बनेंगे। कि ऐसे घनाभ वाले कितने डिब्बे बन सकते हैं, 25। कितने डिब्बे बन सकते हैं, 25 डिब्बे बनाए जा सकते हैं। कितने डिब्बे बनाए जा सकते हैं, 25 डिब्बे। कितने डिब्बे बनाए जा सकते हैं, 25। अब यदि हम बात करें कि अपने पास में कि यहां से नेक्स्ट बेलन पे ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार के बेलन में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है 20 मीटर व्यास वाला एक कुआ, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआ 14 मीटर की गहराई, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली गई निकाली गई मिट्टी को, निकाली गई मिट्टी को चारों ओर, मिट्टी को चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई, की चौड़ाई तक फैलाकर, फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता, बना दिया जाता है।
तो चबूतरे की चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या? ये क्वेश्चन सेम आरपीएससी ने पूछा भी था, और ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 10th क्लास में सेम है। 10th क्लास की आरबीएससी की बुक से सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 20 मीटर व्यास, इसका मतलब यहां अपने पास में बेलन का व्यास दे रखे, बेलन का व्यास। ध्यान रहे कि हमेशा व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो बेलन की त्रिज्या जो होगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। फिर बुलाया कि कुएं की गहराई, गहराई का मतलब एक बेलन आकार का होता है कुआं, तो कुएं की गहराई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर। अब क्या पूछा देखो, इससे निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। तो 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर के इसे चबूतरा बना दिया जाता है, तो चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? तो यहां से देखिए, सबसे पहले बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? चबूतरे का आयतन। अब यदि यहां से हम निकालना चाहें तो बेलन का आयतन क्या होता है? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चबूतरा क्या होता है? घनाभ। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 10, ऊंचाई का मान 14, लंबाई का मान 5, चौड़ाई का मान नहीं दे रखा, चौड़ाई का मान 5 दे रखा है, और लंबाई अपने को नहीं दे रखी। ये 5 5 ही बोल रहे हैं, तो आप लंबाई इसको बराबर कर ले, और ऊंचाई जो है वो अपने पास में ज्ञात कर लें। अब यहां से हम आसानी से ऊंचाई इसकी ज्ञात कर सकते हैं कि यहां से इसको कैंसिल करें तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 2। यहां से इसको कैंसिल करें 2, यहां से इसको कैंसिल करें 2। तो यहां से सिंपल सा क्वेश्चन था कि यहां से हम ऊंचाई ज्ञाते कर सकते हैं, यहां से हम ऊंचाई इसकी ज्ञाते कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक लंबवर्तीय, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर, और इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई 8 मीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन दिया गया है कि एक लंबवर्तीय शंकु है, और उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10, ऊंचाई दे रखी है 8। फिर इसका पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रहे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? पाई आर। अब यहां से आपको दोनों ही क्या दे रखे हैं? यहां से दोनों ही आपको ऊंचाई दे रखी है।
यहां से दोनों ही ऊंचाई दे रखे हैं, इसका मतलब कि अपने को यहां एल है, आर नहीं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में आर याद करें। एल का मान तिर्यक ऊंचाई 10, एच का मान ऊंचाई कितनी दे रखी है 8। तो ये अपने पास में ट्रिपलेट बनती है, ये अपने पास में क्या बनती है ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस प्रमेय में है। वहां से एक ट्रिक है कि यदि ऐसा है तो आर का मान सीधा भी आ जाता है। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान 10 का स्क्वायर 100, एच का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। अब 100 में से 64 माइनस कर दो, ये हो गया आर का मान। तो आर का मान कितना आ जाएगा 36 आर स्क्वायर, तो आर का मान हो गया 6। 36 किसका वर्ग होता है 6 का। अब इस फॉर्मूले में आपको रखना था और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या था अपने पास में पाई का मान 22/7, आर का मान 6, एल का मान 10। तो ये अपने पास में सीधा था, या फिर इस क्वेश्चन में शायद दिया गया था कि पाई का मान आपको 3.14 रखना। तो यहां से 3.14 गुणा 6 गुणा 10, तो अपने पास में जाएगा कितना जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये थे जितने भी अपने पास में आज तक इसी प्रकार से इन टॉपिकों से पूछे गए क्वेश्चन थे। और अब अपने पास में नेक्स्ट इनकी जो क्लास रहेगी, लास्ट जो क्लास होगी, जो आए अपने पास में पीछे के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन, प्लस में जो इस टाइप के आने वाले संभावित इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन उस क्लास में रखे गए हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है वो साथी इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।